नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी होने वाली है, तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, छतरपुर एमपी। ठीक है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो अगर आप यहाँ से सोशियोलॉजी से एमए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था कि सर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर एमपी का जो है सिलेबस आपको बनाना है, वो भी सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुके थे, तो इसलिए उसके ऊपर सिलेबस बनाया जा रहा है। अगर आपको भी सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, या फिर होम साइंस का, या फिर आपको एजुकेशन का, या पॉलिटिकल साइंस का, या हिस्ट्री का, या ज्योग्राफी का, जिसका भी आपको सिलेबस चाहिए उसका वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में आना होगा। पहले तो आपको क्या, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, फिर आपको सेमेस्टर का नाम लिखना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। आपको उसका सिलेबस जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कमेंट में पूछते रहते हैं कि भैया बुक का नाम भी बता दीजिए, सर जी बुक का नाम भी बता दीजिए, बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो आप लोग पेशेंस तो रखते नहीं हो, क्योंकि जब मैं सिलेबस बताता हूं तो उसी में आपको बुक्स भी बता देता हूं कौन कौन सी आपको पढ़नी है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सजेस्ट की जाती हैं। अपने तरफ से मैं नहीं बताता कि जो आपको ना मिले। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती है कि भैया आपको ये बुक्स पढ़नी है, वो मैं बीच में बताता ही हूँ। तो आप लोग बीच में ही क्या करते हैं, वीडियो को छोड़ देते हैं, और जब वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको उसका सिलेबस तो पता चल जाता है, बट बुक्स के बारे में आप नहीं जान पाते कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, जिससे आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, आप सारी की सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर एमपी का जो है ये सिलेबस है। सेशन किसके लिए, 2024-25 के लिए एंड 25-26 के लिए ये आपका सिलेबस तैयार किया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किसका सब्जेक्ट कौन सा आपका है, तो सब्जेक्ट आपका है सोशियोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं पहले से लेकर छठे सेमेस्टर का। देखें तो को करिकुलम सर जो होता है उसका सारा सिलेबस जो है आप बीए में पढ़ने को मिलता होगा। जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 3 साल का आपका बीए होता है। ठीक है, तो 3 साल में देखें तो 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। तो 6 पहले सेमेस्टर से लेकर और 6 सेमेस्टर तक का आपका सिलेबस जो है आपको बीए के सिलेबस में मिल जाएगा। उसके बाद जो 7वें सेमेस्टर का सिलेबस होता है, 7वां 8वां 9वां और 10वां 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है वो आपको एमए में पढ़ना होता है। तो इसलिए जो एमए सोशियोलॉजी है उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लास का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नंबर्स बताए गए हैं, एक एक करके पेपर का नाम बताया गया है, कोर्स का टाइटल बताया गया है, कंपलसरी ऑप्शनल बताया गया है कि आपका पेपर कंपलसरी होगा या ऑप्शनल होगा। आपको क्रेडिट्स बताए गए हैं, इंटरनल एग्जाम में आपको कितने नंबर मिलेंगे, मिनिमम मार्क्स आपको कितने पाने हैं, और टोटल मार्क्स आपको कितने पाने हैं। ये सारी मेन मार्क्स मेन एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में और मेन एग्जाम में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें। ठीक है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 का नाम है क्या, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। ठीक है, ये एक क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन फर्स्ट आपके पेपर नंबर 1 का नाम है, जो कि आपका कंपलसरी पेपर होता है। इस पे आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। इंटरनल मार्क्स की बात करें तो 10 नंबर आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, 40 नंबर आपको मेन मार्क्स जो कि आप लिखित परीक्षा से प्राप्त करेंगे, और टोटल आपको यहाँ पर 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब 10 इंटरनल के और 40 मेन के, टोटल मिलाकर आपको 50 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पेपर नंबर 2 के बारे में बात करें, सेमेस्टर फर्स्ट ही है एमए का। ठीक है, पेपर नंबर 2 के बारे में बात करें तो पेपर नंबर 2 का नाम है मेथडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, जो कि आपका कंपलसरी है, 4 क्रेडिट्स मिलते हैं, 10 नंबर इंटरनल मिलता है, 40 नंबर आपका मेन एग्जाम का मिलता है, और दोनों मिलाकर 40 10 50 आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, एक एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, चलिए अब जो है आपका सिलेबस है ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या कर दिया गया है कि जो अब आप यूनिवर्सिटी के जब उस सिलेबस पर जाएंगे तो वहाँ पर ये आपका सिलेबस जो है थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया गया है। तो अभी समझने के लिए फिलहाल हम ऐसे ही समझ लेते हैं, उसके बाद जो हिंदी का सिलेबस है उसको हम ठीक से समझेंगे। ये प्रॉपर आपका जब स्कैन किया गया था, हमें लग रहा है उस समय पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये घुमा फिरा के पूरा सिलेबस कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा समझाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम हिंदी में चलेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें सीधे में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम बताया गया है। ठीक है,
क्या बताया गया है, यूनिवर्सिटी का नाम बताया गया है, सेशन के बारे में बताया गया है। बात करते हैं क्लास के बारे में तो एमए सोशियोलॉजी क्लास का नाम है। सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर है। सब्जेक्ट की बात करें तो सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। पेपर के टाइटल की बात करें कि मतलब पेपर का नाम क्या है, तो पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन फर्स्ट, ठीक है। बात करते हैं पेपर नंबर कौन सा है, तो पेपर नंबर 1 है। वहीं पर बात करें आपका पेपर कंपलसरी है या ऑप्शनल है, तो आपका पेपर कंपलसरी है और मैक्सिमम मार्क आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। बात करें पूरे पेपर को आपके चार चार एक पाँच पाँच यूनिट में बांट दिया गया है, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट और लास्ट में आपका आ जाता है फिफ्थ यूनिट। 5 यूनिट में आपके पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया गया है, जो कि आपको एक एक यूनिट करके पढ़ना होता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं जिनको समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर हमको हिंदी में चाहिए और हिंदी में हमें किसी तरीके से अवेलेबल करवा दीजिए, तो उनके लिए ये सिलेबस, ये वीडियो होने वाला है, हम हिंदी में ही चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश वाले का चाहें तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें बुक्स के बारे में तो आप लोग अक्सर करके पूछते रहते हैं कि सर जी बुक्स नहीं बताए, तो भैया देखो ये बुक्स आपके सामने दे दी गई हैं। क्या दे दी गई हैं, देखिए रेफरेंस बताया गया है कि कौन कौन सा रेफरेंस रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SL दोषी जी की बुक है। क्या है, बुक का नाम है दुर्खीम एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, ठीक है। दुर्खीम का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, ठीक है। उसके बाद यहीं पर बात करें SL दोषी जी की ही एक और बुक है, कौन सी है, कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्रीय SL जी की है। SL दोषी जी की अगली बुक क्या हो जाती है, दुर्खीम का समाजशास्त्रीय अध्ययन। दोषी जी की ही आती है प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक। और R बेंडिक्स की आ जाती है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेमंड आरन जी की आ जाती है क्या, मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, ठीक है। ये आपकी 7 बुक्स बताई गई हैं, सातों बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है आपकी इंडिकेट की गई हैं। बाकी अगर आप अपने आसपास के बुक्स इंस्टॉल पर जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है सभी बुक्स को मिलाकर एक अच्छी खासी बुक तैयार की गई हो, आप उसको भी खरीद सकते हैं। नहीं तो बाकी जो नोट्स, इजी नोट्स वगैरह आते हैं उनसे पढ़कर तो आपका कल्याण हो ही जाएगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं हिंदी सिलेबस के ऊपर। अब आप लोग हिंदी के सिलेबस के ऊपर आ चुके हैं। हिंदी में जो सिलेबस है देखिए क्या बताया गया है। कक्षा का नाम बताया गया है कि एमए प्रथम वर्ष है, फर्स्ट सेमेस्टर है। विषय का नाम है समाजशास्त्र, जो कि अनिवार्य है, कंपलसरी है, जिसे आपने पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और पेपर के नाम की बात करें तो पेपर का नाम है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा या सिद्धांत आप कह सकते हैं, फर्स्ट, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है। बात करते हैं इसमें इकाई नंबर 1 के ऊपर, तो इकाई नंबर 1 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। जो पहली चीज़ आती है वो आती है समाजशास्त्र के उद्भव की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, ठीक है। जो समाजशास्त्र के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, इनके ऊपर हम इकाई नंबर 1 के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं वहीं में आपका अगस्त कॉम्टे के बारे में भी बात करेंगे। अगस्त कॉम्टे के बारे में क्या बात करेंगे, उन्होंने मानव प्रगति का नियम बताया है, ठीक है। विज्ञान का पदानुक्रम समाजशास्त्र पर विचार, सामाजिक सांख्यिकी और गतिशीलता के बारे में बताया है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, तो हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने विकासवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, या आप कह सकते हैं कि इन्होंने ही विकासवादी सिद्धांत को हमारे सामने ला करके रखा है। या आप कह सकते हैं जैविक सादृश्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में किसने बताया है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी ने जो है आपको बताया है। ठीक इसी प्रकार से देखें तो इकाई नंबर 1 का आपका सिलेबस क्लियर हो जाता है, इतना ही चीज़ आप पढ़ लेते हैं। आगे हम बात करते हैं इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। बात करें भैया तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपको विल्फ्रेडो पेरेटो जी के बारे में आपको पढ़ना होता है। विल्फ्रेडो पेरेटो जी के बारे में क्या पढ़ना होता है, उनकी कार्य प्रणाली में योगदान, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कार्य प्रणाली में जो योगदान, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तार्किक और गैर तार्किक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। अवशेष और व्युत्पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे होता है उनके बारे में भी हम जान पाते हैं। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में जान पाते हैं। अभिजात वर्ग का और जन समूह के बारे में भी हम जान पाते हैं इकाई नंबर 2 के अंतर्गत। अभिजात वर्ग के प्रकार के बारे में भी जान पाते हैं और अभिजात वर्ग का प्रचलन जो है इसके बारे में भी जानकारी हम हासिल कर पाते हैं इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, ठीक है। आई होप आपका इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आई होप आपका इकाई नंबर 2 भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 3 के बारे में। इकाई नंबर 3 में आपको एमिल दुर्खीम के बारे में आपको पढ़ना होता है, उनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि कैसी रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ समाजशास्त्र की कार्य प्रणाली में योगदान,
उनका क्या रहा है, ठीक है, जो समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली रही है उसमें उनका योगदान क्या रहा है। सामाजिक तत्वों की अवधारणा के बारे में ही बताया है किसने, इमाइल दुर्खिम जी ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के बारे में पढ़ेंगे जो कि इमाइल दुर्खिम ने प्रतिपादित किया है। श्रम विभाजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यांत्रिक और जैविक एकजुटता के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में एनोमी भी आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, दुर्खिम जी की ही एकाएक सिद्धांत और आया था, आत्महत्या का सिद्धांत। क्या आया था, आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आत्महत्या के सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आत्महत्या के सिद्धांत में हम आत्महत्या के पहले के सिद्धांतों की समीक्षा भी करेंगे। आत्महत्या की दरों के बारे में भी जान पाएंगे कि अब दर क्या है, ठीक है। विशिष्ट समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि आत्महत्या के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की आत्महत्याओं के कारण क्या होने वाले होते हैं जिसके कारण से आत्महत्याएं होती हैं, ठीक है। साथ साथ आत्महत्या की समस्या क्या है, व्यक्ति का समाज के साथ एकीकरण नहीं हो पाता, इसकी वजह से है। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इकाई नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसी में दुर्खिम जी का एक और आया है, क्या आया है, धर्म का सिद्धांत। दुर्खिम जी ने ही क्या किया है, धर्म के सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसमें हम धर्म के उद्भव के बारे में समझते हैं कि धर्म का जन्म कैसे हुआ, कैसे हमारे बीच आया। इसी साथ साथ उसकी भूमिका के बारे में और भूमिका के प्रारंभिक सिद्धांत के बारे में भी हम जान पाते हैं। वहीं पर बात करें तो दुर्खिम की धर्म की अवधारणा के बारे में भी हम जान पाते हैं। पवित्र और अपवित्र के बारे में भी जान पाते हैं, ठीक है। पवित्र अपवित्र मतलब क्या, जो छुआछूत होता है, इस तरीके से उसके बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है। समाज एक सर्वोच्च ईश्वर के रूप में है, इसके बारे में भी जान पाएंगे, ठीक है। दुर्खिम जी ने क्या कहा है कि समाज जो है एक सर्वोच्च ईश्वर के रूप में है। धार्मिक अनुष्ठान और उनके प्रकारों के बारे में भी अच्छे से जानकारी हासिल कर पाएंगे। कौन सी इकाई के अंतर्गत, तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, ठीक है। वहीं पर बात करें इकाई नंबर 4 के बारे में, तो इकाई नंबर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स की बौद्धिक पृष्ठभूमि कैसी रही है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या रही है उसके बारे में भी हम जान पाएंगे। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में भी जानकारी हासिल कर पाएंगे। उत्पादन पद्धति और सामाजिक संरचना के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। संचय के संदर्भ में पूंजीवाद के उद्भव और विकास का मार्क्स विश्लेषण के बारे में भी हम जान पाएंगे। अधिशेष मूल्य और शोषण की अवधारणा के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में भी हम जान पाएंगे। साथ ही साथ पूंजीवादी समाज से अलगाव, ठीक है, इसके बारे में भी जान पाएंगे। सर्वहारा क्रांति क्या रही है उसके बारे में, और साथ साथ वर्ग विहीन के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। ये सभी किसके द्वारा प्रतिपादित की गए हैं, सभी चीज़ें कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित की गई, उन्हीं के द्वारा बताई गई हैं। और कार्ल मार्क्स को ही हम केंद्र में रख करके इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, किसमें, इकाई नंबर 4 के अंतर्गत। वहीं पर बात करते हैं इकाई नंबर 5 के अंतर्गत, तो इकाई नंबर 5 के अंतर्गत हम समाज के बारे में जान पाएंगे, राज्य और सामाजिक वर्ग के बारे में जान पाएंगे, राज्य के भविष्य के बारे में जान पाएंगे, अधिरचना के एक भाग के रूप में जो विचारधारा है उसके बारे में जान पाएंगे, और साथ ही साथ धर्म के सिद्धांत के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर पाएंगे इकाई नंबर 5 के अंतर्गत, ठीक है। बात करते हैं इसी में हम मैक्स वेबर के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या रही उसके बारे में जान पाएंगे। समाजशास्त्र की अवधारणा क्या दी है मैक्स वेबर जी ने, उसके बारे में जान पाएंगे। सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में क्या बताया है वेबर जी ने, उसके बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ सामाजिक क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं उसके बारे में भी हम जान पाएंगे कि मैक्स वेबर जी ने सामाजिक क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं। बात करते हैं वहीं पर विरेस्टेन जी के बारे में, उनके आदर्श के प्रकार के बारे में जान पाएंगे। स्तरीकरण का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, विरेस्टेन जी ने दिया है, जिसमें कि वर्ग आता है, स्थिति आती है और आपकी पार्टी आती है, ठीक है। सिद्धांत जो स्तरीकरण किया जाता है वो वर्ग के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से, उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं पर बात करते हैं जो अगला पॉइंट आपका आता है 5वें नंबर इकाई के अंतर्गत, उसमें हम पूंजीवाद का विश्लेषण भी जान पाएंगे, पूंजीवाद का विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद पूंजीवाद के विश्लेषण के बाद हम किसके, प्रोटेस्टेंट नैतिकता के बारे में भी हम जान पाएंगे। साथ ही साथ पूंजीवाद की भावना के बारे में भी हम जान पाएंगे। शक्ति और अधिकार के बारे में, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में, पारंपरिक, ठीक है। उसके बाद करिश्माई और तर्कसंगत कानून के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। क्या जान पाएंगे, जो पारंपरिक कानून क्या हैं, करिश्माई कानून क्या है और तर्कसंगत कानून क्या है, इन सब के बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नौकरशाही का
आदर्श प्रकार के बारे में भी हम जान पाएंगे कि नौकरशाही का आदर्श प्रकार क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो आपका पूरा 5 का 5 सिलेबस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको बुक्स के बारे में बता दिए। अगर आपको पेपर नंबर 2 का सिलेबस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कमेंट में पेपर नंबर 2 लिखना होगा। बाकी चीज़ें आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।